मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है। आरजीएस राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की आज अपना फर्स्ट डे है क्लास का, डेमो क्लासेस का। तो अपन लोग डेमो क्लासेस के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। देखो, हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आरजेएस का जो पेपर है ना, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। रीजन बिहाइंड, देखो एक्चुअली क्या होता है कि प्री का पेपर जो होता है ना, वो क्वालिफाई पेपर है आरजेएस का। अभी हम जनरल बात करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर टॉपिक पे आ जाएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक। बट है ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ तो एक माइंड मेकअप जो है ना वो होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए। माइंड सेट ये कि आपको मैं रियल बता दूं कि व्हाट इज द आरजेएस, व्हाट इज द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। एक्चुअली लॉ जो है ना वो अपने आप में अलग है, और लैंग्वेज अपने आप में अलग है। एक्चुअली क्या होता है कि 70% जो मार्क्स है ना वो तो लॉ के हैं, और 30% मार्क्स है ना वो इंग्लिश और हिंदी के 15-15 है। और वही डिसाइड करेंगे कि आप मेंस में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि 70 में से 60+ मार्क्स तो सबके लगभग आ ही जाते हैं, 65-70 आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ा, तो वहाँ पे जो 30 मार्क्स है ना, 30 में से आप इजीली 25+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो जैसे आपके 25+ मार्क्स आते हैं, तो आप क्या होता है कि है ना, आप जो है भीड़ से अलग हो जाते हैं, और मेंस में इजी गोइंग आपका सिलेक्शन हो जाता है। प्लस जो ग्रामर आपने प्री में पढ़ी है, वही ग्रामर आपको हेल्प करेगी मेंस में ऐसे राइटिंग में। आपका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। और जैसे आपने मेंस में ऐसे राइटिंग के लिए ग्रामर के अलावा अच्छे से ऐसे राइटिंग का पार्ट कर लिया, तो 100 नंबर का पेपर है, 50 मार्क्स इंग्लिश के, 50 मार्क्स हिंदी के। तो 100 मार्क्स आपका मेंस का होता है, क्योंकि इंटरव्यू इज नॉट सो मच टारगेटेड। मतलब अगर आपका मेंस बहुत अच्छा है, मेंस में अच्छे मार्क्स हैं, तो आप ये मान के चले कि इंटरव्यू जो है ना वो थोड़ा सा मतलब उसमें बैलेंस हो जाता है। ओवरऑल हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि लैंग्वेज इज ए गुड पार्ट। हमारा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि अपन टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक टू टॉपिक अपन करते जाएंगे आरजेएस के। हर टॉपिक के बाद में अपन टेस्ट करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न पे पेपर होगा। और उस आधार पर अपन देखेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश हिंदी सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लॉ तो फिर भी चेंजेस हो चुका है, आईपीसी सीआरपीसी वगैरह वगैरह। बट द इंग्लिश इज द सेम, देयर इज नो चेंज ऑफ द सिलेबस ऑफ द इंग्लिश और द हिंदी। सो सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। तो आइए शुरू करते हैं अपन अपनी क्लास को। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ब। वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया। ठीक है। वर्ब का मतलब होता है, हिंदी में क्रिया बोलते हैं वर्ब को। वर्ब का मतलब होता है एनी एक्शन, वर्क डन बाय डूअर। डूअर के द्वारा, किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो भी काम किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं।
नॉर्मली हम देखें तो किसी भी सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा अ टीचर टीचेस, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, टीचर्स यहाँ पर क्या होती है, वर्ब है। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही अपन किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ए टीचर यहाँ पर क्या है, ए टीचर यहाँ पर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब जो है वो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो वर्ब है हमारी, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि सिंगुलर वर्ब क्या है, तो देखिए सिंगुलर वर्ब का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम एस या ईएस का यूज करते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस का यूज करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने लिखा रीड, तो रीड में अपन किसका यूज करते हैं, एस ईएस का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रीड्स बन जाएगा। रीड में एस या ईएस का यूज किया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे रीड्स। अगर मान लीजिए राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें अपन ने एस यस का यूज किया तो क्या बनेगा, राइट्स बनेगा। अगर गो लिखा हुआ है उसमें एस यस का यूज किया तो क्या बनेगा, गोज बन जाएगा। अगर मैंने लिखा यहाँ पर ड्राइव, तो ड्राइव में एस यस का यूज किया तो क्या बनेगा, ड्राइव्स बनेगा। अगर मैं लिखता हूँ नैरेट, तो नैरेट में एस यस का यूज किया तो बन जाएगा नैरेट्स। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वर्ब क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस यस का यूज करेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर अपन लिखें वन मैन, और मैंने आपको बोला अनॉय अनॉयज। अब देखिए सेंटेंस के अंदर अपन ने सब्जेक्ट लिखा हुआ है वन मैन, तो वन मैन हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। अनॉय का मतलब होता है नाराज होना। अब यहाँ पर अगर नियम के अनुसार देखें तो वन मैन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है। तो जब वन मैन यहाँ पर सिंगुलर है, एक है, तो उसके साथ में वर्ब यहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर की आएगी। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, अनॉयज लिखना होगा, ना कि अपन क्या लिखेंगे, अनॉय। क्लियर हुआ। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है अ हंटर हिट और हिट्स अ डियर, ए हंटर हिट और हिट्स डियर। तो बताइए यहाँ पर अगर रूल के अकॉर्डिंग हम देखें, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, सिंगुलर, ए हंटर हिट्स है। आएगा जी। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हिट्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद में अपन किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। तो हमेशा क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में किसका यूज होगा, वर्ब का यूज होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वर्ब पहले आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर अपन ने लिखा है ए बॉय, मैंने लिखा यहाँ पर प्लेज, और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ और अपन ने लिखा यहाँ पर प्लेज ए बॉय। अब मुझे बताइए विच स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट, फर्स्ट नंबर इज द राइट स्टेटमेंट, दिस इज द रॉन्ग। क्यों, क्योंकि वर्ब जो है ना वो कभी भी आप सब्जेक्ट से पहले यूज नहीं कर सकते।
तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि वर्ब का यूज जो होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा, सब्जेक्ट के बाद में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में जो आएगी उसे अपन क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ठीक है। अब इसी में थोड़े से अपनी नॉलेज को डीप करते हैं। ये जो वर्ब होती है ना, इसी वर्ब को नाम दिया जाता है मेन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है दैट इज कॉल्ड द मेन वर्ब। उसको अपन क्या बोलते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी वर्ब लिखी है इसमें ये सारी की सारी वर्ब आपकी क्या है, मेन वर्ब। जो भी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी उसे अपन क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। जो कि डायरेक्ट किसी भी काम को करने के लिए बात करती है दैट इज कॉल्ड द मेन वर्ब। उसको अपन क्या बोलते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि टीचेज, नॉइज, हिट्स, यहाँ पर ये सभी की सभी क्या होगी, आपकी मेन वर्ब होती है। जो कि सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा और देखें। हमने लिखा अ टीचर टीचेस और उसके बाद अपन ने लिखा इंग्लिश। वन मैन ऑनॉइज टू हिज नेबर, ए हंटर हेट्स अ डियर। ठीक है। अब देखिए अगर इन तीनों सेंटेंसेस को देखा जाए, अ टीचर टीचर्स इंग्लिश, तो इस सेंटेंस में इंग्लिश यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ए मैन अनॉइज टू हिज नेबर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज नेबर। ए हंटर हिट्स अ डियर, हिट्स डियर, ए डियर यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले आने वाली जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ब आएगी उसे अपन क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर टीचर्स, अनॉइज, हेट्स, यहाँ पर क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्लियर है। ये तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, मेन वर्ब आएगी। और उसके बाद में अपन किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ब होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ब होगी उसको अपन क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। ये वो नॉलेज है जो एक बार अपन ने सीख ली तो आगे तक काम आएगी। एक्चुअली आगे आपका मेंस का एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, तो आपको सब पता लग जाएगा कि कैसे कैसे यूज करना है, वर्ब किस तरीके से आनी है। ऑब्जेक्ट से पहले जो आएगी दैट इज कॉल्ड द मेन वर्ब। कंसेप्ट इज क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब अगर मान लीजिए सेंटेंस आपका इस तरीके से लिखा है, मैनी पीपल एंजॉय अ मूवी। तो मैनी पीपल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। एंजॉय यहाँ पे वर्ब हो गया। ए मूवी सेंटेंस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। बताइए, क्या सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज हम कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रही है। ये जो वर्ब होगी दैट इज कॉल्ड द मेन वर्ब। इसे अपन क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। क्या हम यहाँ पर enjoys लिख सकते थे या नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जो वर्ब होगी दैट विल बी द प्लूरल वर्ब। वो जो वर्ब होगी उसको क्या कहेंगे, प्लूरल वर्ब कहेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि प्लूरल वर्ब जो है वो बेसिक क्या होती है,
वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्लूरल वर्ब कहते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्लूरल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन लिखते हैं रीच, हमने लिखा ट्रेवल, अपन लिखते हैं अंडरस्टैंड, बाई, टीच, ये सारी की सारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं प्लूरल वर्ब कहते हैं। सारी प्लूरल वर्ब जो होती है उसको अपन यहाँ पर बोल सकते हैं रूट वर्ब भी कहते हैं। और इसी को अपन नाम देते हैं बेस वर्ब। इसको अपन नाम देते हैं बेस वर्ब का नाम देते हैं, और इसी को अपन नाम देते हैं रूट वर्ब का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रीच, ट्रेवल, अंडरस्टैंड, बाई, टीच, ये सारी की सारी वर्ब जो है उसको अपन बोलते हैं प्लूरल वर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैनी पीपल जो इस सेंटेंस में लिखा है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग, एक से अधिक लोग। तो जब एक से अधिक लोग की बात करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम को करने वाला कौन है? मैनी पीपल। मैनी पीपल यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रहा है? क्या ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रही है? जो भी ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। क्लियर है? इसका मतलब है कि मेन वर्ब होने के लिए ऑब्जेक्ट की भी नेसेसिटी होती है। ऑब्जेक्ट की भी नेसेसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा अ फ्यू, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट। बताओ इसमें अंडरस्टैंड आएगा कि अंडरस्टैंड्स आएगा? एस लगाओ, ये लगाओ, ये वाला? पक्का? वेरी गुड। एफ यू हमेशा प्लूरल होता है। बहुत बढ़िया। एफ यू हमेशा क्या होता है? प्लूरल, प्लूरल होगा। प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? इसमें अंडरस्टैंड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। दिस इज नोन एज द मेन वर्ब। इसको अपन क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आती है। क्लियर हुआ? चले आगे। राइट। प्लूरल वर्ब क्या होती है? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्लूरल वर्ब कहते हैं। यस, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को कि प्लूरल वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी अपन क्या कहते हैं? प्लूरल वर्ब कहते हैं। देखिए, एक एग्जांपल है। मैंने लिखा रोजेस स्मेल स्वीट। एक एग्जांपल है। लेमन टेस्ट सोर। ही टीचेस एक्सीलेंट। और एक एग्जांपल है। आई
क्या है? हाँ, टीचर। टीचर लिख रहा हूँ बार बार, डॉक्टर लिख लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए डॉक्टर लिख लेते हैं। चार सेंटेंस लिखे, अब तीन सेंटेंस, चार सेंटेंसेस हो गए। रोजेज स्मेल स्वीट। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस में रोजेज यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, करता है, काम को करने वाला है। काम को करने वाले यानी कि सब्जेक्ट के बाद में जो आ रही है दैट इज कॉल्ड द वर्ब, उसको अपन क्या नाम देंगे? वर्ब का नाम देंगे। लेमन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, करता है। इसके बाद जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड द वर्ब, उसको अपन क्या नाम देंगे? वर्ब का नाम देंगे। ही इस सेंटेंस में काम को करने वाला है, काम को करने वाला यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में जो आ रही है दैट इज कॉल्ड द वर्ब। आई यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, आई का मतलब होता है मैं। तो यहाँ पर मैं जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड द वर्ब। तो यहाँ पे पहली कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है। अब जरा आगे चलते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद हो गया कि गुलाब की गंध मीठी होती है। लेमन यानी कि नींबू का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, और वह बहुत अच्छा पढ़ाता है, और मैं एक डॉक्टर हूँ। अब मुझे बताइए, यहाँ पर ये जो स्वीट जो शब्द आया है, यानी कि गुलाब कैसा होता है? गुलाब की सुगंध मीठी होती है, अच्छी होती है। तो स्वीट, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इस सेंटेंस में ये जो है वो एक एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण है, और ये विशेषता किसकी बता रहा है? ये विशेषता कर्ता की बता रहा है। भाई मीठा जो है वो कौन है? स्मेल है या रोजेज है? रोजेज है। सोर का मतलब होता है खट्टा। तो देखो खट्टा जो है यहाँ पर क्या है? वो एक विशेषता बता रहा है, विशेषण है। अब ये बताइए खट्टा कौन है? टेस्ट है कि लेमन है? इसका मतलब है कि यहाँ पर सोर जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? लेमन की विशेषता बता रहा है। ही टीचेज एक्सीलेंट। तो बताओ एक्सीलेंट को क्या कौन है? ही है या टीचेज है? ही है। तो एक्सीलेंट जो है वो इस सेंटेंस में क्या है? एडजेक्टिव है। और हमने लिखा आई एम ए डॉक्टर, मैं कौन हूँ? एक डॉक्टर हूँ। तो बताओ डॉक्टर यहाँ पर कौन है? आई है कि एम है? आई है। मेरी विशेषता क्या है कि मैं डॉक्टर हूँ? भाई मान लीजिए आप मुझे किसी से मिलवाते हो, तो आप क्या बोलोगे? भाई हमारे सर है, टीचर है, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, टीचर है। तो भाई मेरी विशेषता क्या है? मैं टीचर हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि डॉक्टर जो है वो यहाँ पर कौन है? आई है। तो डॉक्टर यहाँ पर क्या हो गया? इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। अब मुझे बताइए, इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था कि ऑब्जेक्ट आता है। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? इस सेंटेंस में क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो कि क्या करेगा? विशेषता बताएगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरीके से एडजेक्टिव आता है, विशेषण आता है, तो यहाँ पर इस प्रकार की वर्ब को हम नाम देते हैं, लिंकिंग वर्ब का नाम देते हैं। ये जो वर्ब होती है, इन सभी वर्बों को हम नाम देते हैं, लिंकिंग वर्ब का नाम देते हैं। ये सारी जो वर्ब है ये क्या है? आपकी लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और एक बात और बता दें कि लिंकिंग वर्ब से पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं आती है। ये जो है मेन वर्ब नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? लिंकिंग वर्ब जो है वो होती है। तो आज से ध्यान रखिएगा, लिंकिंग वर्ब वो है जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे ऑब्जेक्ट आ गया तो वो मेन वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि लिंकिंग वर्ब में ग्रामर के नियम अप्लाई नहीं होते। हटा देते जगह हो जाएगी। लिंकिंग वर्ब में ग्रामर के नियम अप्लाई नहीं होते, लेकिन मेन वर्ब जो होती है उसमें ग्रामर के नियम अप्लाई होते हैं। अगर हैव हैज हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर यहाँ पे इज एम आर जल्दी वाज वर आ चाहिए गया तो वी वन हमें में बुझ आईएनजी का जाइए। यूज करना है। शायद किसी का ये म्यूट नहीं है, एक्चुअली ये आवाज आ रही है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीजों का। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लिंकिंग वर्ब क्या होती है? तो लिंकिंग वर्ब जो है यहाँ पर अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब वो होती है कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ जाता है, विशेषण आ जाता है, तो इस प्रकार की वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब में ग्रामर के रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते। राइट? कॉन्सेप्ट इज क्लियर है? चले आगे। इज दिस क्लियर? चल।
नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सबसे पहला है प्रेजेंट फॉर्म V1। जैसे अपन ने लिखा राइट। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है रूल। नेक्स्ट है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे V2 का। तो यहाँ पर अपन ने लिखा रोट। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज नोन एज द V3। अपन ने लिखा रिटर्न। नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, V4। राइटिंग। नेक्स्ट है टू इन्फिनेटिव, V5। टू राइट। हैव, हैज, हैड। इसके साथ में क्या लिखेंगे, V3 का यूज करते हैं। यस्टरडे, अगो। इनके साथ में अपन V2 का यूज करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर। इन सब के साथ में V1 प्लस ING का यूज करते हैं। टू के बाद में हमेशा V1 का यूज होगा। राइट। प्रेजेंट फॉर्म में होता है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे अपन ने लिखा राइट। पास्ट फॉर्म होती है जैसे राइट की सेकंड फॉर्म हो गई रोट। तो यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, वगैरह वगैरह, इनमें अपन V2 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए हैव, हैज, हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को बोलते हैं V4 यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ING लिखा हो तो दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे मार वाज वर्ब के साथ में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करते हैं, सामान्य नियम है। टू के बाद इन्फिनेटिव का यूज होगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनेगी। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
जैसे अपने लिखा टू राइट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे अपन टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। दैट मीन्स इन्फिनेटिव शब्द जो होता है उसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो दिस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब हम कुछ जनरल रूल्स को स्टडी करते हैं जो हमारे लिए कुछ काम के हो सकते हैं। बिल्कुल आएगा, है ना, इसका नियम बताऊंगा ये कब आएगा और इसका यूज कैसे करना होगा, है ना। ये अपन देखेंगे इसमें किस तरीके से इसका यूज करना होगा। क्लियर, चले आगे। देखिए नंबर वन हमारा कॉन्सेप्ट है, किसी भी सेंटेंस में अगर हैड बेटर लिखा हो, हैड रादर लिखा, वुड सूनर लिखा है, वुड रादर लिखा है, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। किसी भी सेंटेंस में अगर हैड बेटर, हैड रादर, वुड सूनर, वुड रादर इनका यूज हो तो हमेशा वी वन का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा यू हैड बेटर मीट हिम इन एडवांस। ए ऑप्शन है मीट, बी ऑप्शन है टू मीट, सी ऑप्शन है मीटिंग और डी ऑप्शन है मैट। अब आप मुझे बताएं, अगर नियम नहीं पता हो तो अपन ये सोचेंगे कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और हैड लिखा हुआ है तो मीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मैट। तो नेम नहीं पता हो तो अपन आंसर में क्या लिख सकते हैं, डी ऑप्शन। और डी टिक करते ही हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा रूल ये है कि हैड के बाद देखना है बेटर। इस शब्द का हिंदी में अनुवाद होता है, इन सभी शब्दों का अनुवाद होता है पास्ट एक्सपीरियंस, भूतकाल। कहते ना कि यार आपको तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता। मतलब मान लीजिए आप जा रहे हो रास्ते में, बाइक खराब हो गई, स्कूटी खराब हो गई, अपन बोलते हैं यार कैब ले लेना अच्छा होता, पर पहले ही कैब से आ जाते हैं। परमिशन कार्ड ले लेते तो अच्छा होता, अगर अपन कुछ पैसे ले लेते तो अच्छा होता, अगर हम उसकी एडवाइस मान लेते तो अच्छा होता। तो यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस होता है इसका मतलब। इसका हिंदी में मतलब है कि यू हैड बेटर, आंसर आ जाएगा इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, मीट लिखेंगे, कि आपको उससे पहले से ही मिलना अच्छा रहता। तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, मीट का यूज करेंगे। हैड बेटर के बाद में हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने लिखा शी वुड रादर डैश स्टे। तो वुड रादर लिखा हुआ है इसीलिए क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट टर्म आ जाएगी, क्या लिखेंगे, स्टे। फिर अपन ने लिखा है देन, वर्ब है आपकी गो, ए ऑप्शन में है गो, बी में है गोज, सी में है टू गो, डी में है गोइंग। डी में है going। 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 डी में
अब देखो, यहाँ पर देन के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? गो ही। शी वुड रादर स्टे देन गो। हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ कि उसका यहाँ से जाने की बजाय रुकना अच्छा होता। वुड रादर बेहतर होता। पास्ट एक्सपीरियंस, भूतकाल में। पता है, इंसान हमेशा भूतकाल की बात करता है कि काश हमारा पास्ट ही बढ़िया होता, पहले ही पढ़ लेते, पहले ही बता देता। एग्जाम से बाहर निकल के फ्रेंड बोलता है यार इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, आप बोलते भाई पहले ही बता देता, क्लासरूम में मैं वही सही कर लेता। बाहर क्या बता रहा है? अब तो चिड़िया चुग गई खेत। राइट। सो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। हैड बेटर, हैड रादर, वुड सूनर, वुड रादर आ जाए तो उसके बाद हमेशा क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, रूल नंबर 2 है हमारा है, किसी भी सेंटेंस में अगर मेक आ जाए, लेट आ जाए, डू आ जाए, क्राई आ जाए, राइट आ जाए, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने लिखा लेट मी, अब इसके बाद में वर्ब है ओपन, और हमने लिखा दी डोर। अब आप समझ सकते हैं, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है ओपन, बी में लिखा हुआ है ओपन्स, सी में लिखा है टू ओपन, डी में लिखा है ओपनिंग। सर ए आएगा। वेरी गुड, क्या आंसर आएगा हमारा? ए ऑप्शन। जैसे अपन ने लिखा मेक हिम अवेयर अबाउट द सिचुएशन, ए ऑप्शन है अवेयर्स, बी इज द अवेयर, सी इज द अवेयर्ड, डी इज द टू अवेयर। सर बी आएगा। वेरी गुड, मेक हिम अवेयर अबाउट द सिचुएशन। क्लियर हुआ? रूल हमारा है यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि अगर वर्ब का यूज होता है तो उसके बाद हमेशा अपन किसका यूज करेंगे? वी वन का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म आती है। आप चाहें तो इसमें ना एक डोंट और लिख लीजिएगा, डोंट भी लिख लीजिएगा। चले आगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल। ओके, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की कब फॉर्म का यूज करना।
नेक्स्ट इज द could, would, should, might। इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ought टू। इनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। He used to smoke when he was young। Smoke, smokes, smoked, smoking। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर हमारा नियम है, किसी भी सेंटेंस में अगर कुड वुड शुड माइट का यूज हो तो इसके बाद में अपन वी वन का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, चाहे विल हो, चाहे शैल हो, चाहे मस्ट हो, चाहे कैन हो, चाहे मे हो, सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ऑट टू का यूज होता है तब भी अपन क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस है ही यूज्ड टू स्मोक व्हेन ही वाज यंग। तो हमने सेंटेंस में क्या लिखा है, यूज्ड टू लिखा हुआ है, तो अपन इसमें किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए राइट चलें। बहुत ही सामान्य सा नियम बता रहा हूँ, बचपन से लेके अब तक है ना, पोएम्स वगैरह पढ़ते हुए आए थे। आपने बचपन में एक कविता पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पढ़ी है? आपने भी पढ़ा होगा, जॉनी जॉनी यस पापा, सुना है? सबने सुना है कि भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पक्की बात है। ठीक है, ग्रामर का एक नियम इसके ऊपर आता है। वो क्या नियम है बताता हूँ मैं आपको। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, ये मैंने लिखा। दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं हो और सब्जेक्ट की जगह अगर वर्ब का यूज हो तो सामान्य नियम ये होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में अपन किसका यूज कर सकते हैं, नाउन का यूज कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखो एक सुना होगा, जैसे
अपन बोलते हैं कि ईट एन एप्पल एवरी डे। कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो मैंने यहाँ पे किसका यूज किया? ईट का यूज किया। ईट बताओ यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? आपने सुना है ईट एन एप्पल एवरी डे, कीप से डॉक्टर अवे, रोज एक सेब खाना, डॉक्टर से दूर करना। अब ये डिपेंड है भाई आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि नहीं करती है, भाई रोज एक सेब खाएंगे तो ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। कौन सी सेब खाएं, कश्मीरी सेब खाएं या कौन सी सेब खाएं, ये भी डिपेंड करता है। मंडी में जाते हैं लोग कहते हैं अमेरिका की सेब है, अपन सोचते हैं पता नहीं कैसी सेब होगी। हम कहते हैं भाई इंडिया की दिखा दे यार, अमेरिका की तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसके बाद अपन किसका यूज करेंगे? नाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे अपन बोल सकते हैं यूज योर सेंस बिफोर टेकिंग एन एडवाइस। यूज बताओ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? जैसे हम लिखते हैं ड्राइव स्लो ऑन दी रोड एट नाइट। बताइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव स्लो ऑन द रोड एट नाइट। रात में सड़क पर धीरे धीरे गाड़ी चलाएं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अपन इसमें यूज करते हैं। इसके बाद हम चाहें तो इसमें एडवर्ब का भी यूज कर सकते हैं और हम इसमें कॉम्प्लीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक सिंपल सा रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में कर्ता की कमी को पूरा करने के लिए होता है। और उसके बाद में हम नाउन भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब भी आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। बताइए क्लियर हुआ? राइट। तो आज की क्लास ओवर करें हम लोग, बाकी का कल रखते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज की क्लास को। ठीक है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना वर्ब का, ये पूरा ग्रामर का बेस है। अगर एक बार हमारे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये मान के चलिए आगे हमें ना प्री में और मेंस में और कहीं पर भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पूरा टेंस भी जो है इसी के ऊपर बेस्ड होता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आपका वर्ब के ऊपर बेस्ड है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो भी आपका वर्ब के ऊपर बेस्ड है। आज आप लोगों ने थोड़ा मॉडल्स के बारे में भी जानकारी ली कि मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ये मान के चले कि पूरा ग्रामर का एक आधार है, बेस है। अगर आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अभी पार्टिसिपल्स भी आएंगे उसको भी अपन कल पढ़ेंगे। तो अगर ये चीज हमारे क्लियर हो गई तो ये मान के चलिए कि हमारा बेस क्लियर हो गया। और एक बार अगर ग्रामर है ना अभी आपने प्री में अच्छे से कर लिया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं मेंस में पहले ग्रामर को स्टडी करते हैं फिर वो आगे ऐसे राइटिंग पे जाते हैं। तो बेहतर है कि हम लोग पहले प्री में अपना काम अच्छे से क्लियर कर लें। तो जैसे ये टॉपिक हो जाएगा फिर अपन थोड़ा सा पेपर का भी एग्जाम भी लेंगे ताकि हमारे को रिकॉल हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है, किस तरीके से किया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वर्ब का। अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।